हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। श्रमिक आंदोलन, 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 श्रमिक आंदोलन। भारत ब्रिटिश शासन उद्योगपति अवलिक पूंजीपति, 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 भारत ब्रिटिश शासन उद्योगपति अवलिक पूंजीपति। ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। उद्योगपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिकों शोषित होता है। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन, श्रमिक आंदोलन। भारत ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों का कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। श्रमिक आंदोलन। भारत ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। श्रमिक आंदोलन। भारत ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। भारत ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। भारत ब्रिटिश शासन औपनिवेशिक शासन, श्रमिकों को कोई राजनीतिक अधिकार नहीं। उद्योगपति अवलिक पूंजीपति भारतीय प्लस अंग्रेज, श्रमिक शोषित होता है। श्रमिक आंदोलन। भारत में आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास होने से एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और यह श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास होने से एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और यह श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हुआ। भारत में आधुनिक उद्योगों के सीमित विकास होने से एक श्रमिक वर्ग का उदय हुआ और यह श्रमिक पूंजीपतियों के शोषण का शिकार हुआ। भारत में श्रमिक वर्ग को दो तरीकों से शोषण का सामना करना पड़ा। एक तरफ उपनिवेशवादी राजनीतिक शोषण तो दूसरी ओर विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। भारत में श्रमिक वर्ग को दो तरीकों के शोषण का सामना करना पड़ा। एक तरफ उपनिवेशवादी राजनीतिक शोषण तो दूसरी ओर विदेशी एवं भारतीय पूंजीपतियों के शोषण का सामना करना पड़ा। इस शोषण के खिलाफ श्रमिकों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन हड़ताल किया तथा इस वजह से श्रमिक आंदोलन औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। इस शोषण के खिलाफ श्रमिकों ने समय समय पर धरना प्रदर्शन हड़ताल किया तथा इस वजह से श्रमिक आंदोलन औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध अनिवार्य रूप से राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बना। बंगाल में 1870 में एक ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में एक ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में एक ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक एक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बंगाल में 1870 में ब्रह्म समाजी नेता शशिपाल बनर्जी ने श्रमिक क्लब की स्थापना की और भारत श्रमजीवी नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया। बॉम्बे में नारायण जी मोहाजी मिलेखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। बॉम्बे में नारायण मेघाजी लोखंडे ने 1880 में दीनबंधु नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन किया। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का गठन किया और उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। उन्होंने 1890 में बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन का गठन किया। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का गठन किया। 1890 में बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन का गठन किया। यहीं से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है।
यहीं से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। यहीं से भारत में मजदूर आंदोलन की शुरुआत मानी जाती है। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। भारत में प्रथम संगठित श्रमिक आंदोलन 1899 में रेलवे मजदूरों द्वारा की गई हड़ताल थी। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। श्रमिक नेताओं में अश्विनी कुमार बनर्जी, प्रभात कुसुम राय, अपूर्व कुमार घोष तथा प्रेमतोष बोस का नाम उल्लेखनीय है। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल के हावड़ा में बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। बंगाल विभाजन के विरोध में बंगाल में हावड़ा के बर्न कंपनी में हजारों श्रमिकों ने 16 अक्टूबर 1905 में हड़ताल की। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। इसी दौरान दक्षिण भारत में सुब्रमण्यम अय्यर के नेतृत्व में हड़ताल आयोजित हुआ। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई में कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1908 में तिलक की गिरफ्तारी के विरोध में बंबई के कपड़ा मिल मजदूरों ने हड़ताल की। यह मजदूरों की पहली राजनीतिक हड़ताल थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी। 1918 में स्थापित मद्रास श्रमिक यूनियन भारत में प्रथम ट्रेड यूनियन थी, जिसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे। इसके प्रथम अध्यक्ष बीपी वाडिया थे।
इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे एवं इसके प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया थे। इसके संस्थापक जी रामानुजलु एवं जी चलपति चेट्टी थे एवं इसके प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया थे। मद्रास श्रमिक यूनियन संस्थापक जी रामानुजलु जी चलपति चेट्टी, प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया। मद्रास श्रमिक यूनियन प्रथम ट्रेड यूनियन संस्थापक जी रामानुजलु जी चलपति चेट्टी, प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया। मद्रास श्रमिक यूनियन प्रथम ट्रेड यूनियन संस्थापक जी रामानुजलु जी चलपति चेट्टी, प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया। मद्रास श्रमिक यूनियन प्रथम ट्रेड यूनियन संस्थापक जी रामानुजलु जी चलपति चेट्टी, अध्यक्ष वीपी वाडिया। मद्रास श्रमिक यूनियन प्रथम ट्रेड यूनियन संस्थापक जी रामानुजलु जी चलपति चेट्टी, प्रथम अध्यक्ष वीपी वाडिया। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, गांधी अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। इसके अंतर्गत गांधी ने ट्रस्टिप सिद्धांत दिया, जिसके तहत पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला होता है, अर्थात मालिक मजदूर सहयोग पर बल दिया। इसके अंतर्गत गांधी ने ट्रस्टिप सिद्धांत दिया, जिसके तहत पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला होता है, अर्थात मालिक मजदूर सहयोग पर बल दिया। 1918 में गांधी ने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना की। इसके तहत गांधी ने ट्रस्टिप सिद्धांत दिया, जिसके तहत पूंजीपति मजदूरों के हितों की रक्षा करने वाला होता है, मालिक मजदूर सहयोग पर बल दिया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे। 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 एन.एम. जोशी थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम अध्यक्ष सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसके अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट थे और सचिव दीवान चमन लाल थे। कांग्रेस ने 1922 के अपने गया अधिवेशन में AITUC AITAC की स्थापना का स्वागत किया। कांग्रेस ने 1922 में अपने गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। कांग्रेस ने 1922 में अपने गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। कांग्रेस ने 1922 गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। कांग्रेस ने 1922 गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव दीवान चमन लाल थे। कांग्रेस ने 1922 में अपने गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव दीवान चमन लाल थे। कांग्रेस ने 1922 में अपने गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। 1920 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। इसके संस्थापक एन.एम. जोशी थे। इसका प्रथम सम्मेलन बॉम्बे में हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की तथा उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्ट और सचिव दीवान चमन लाल थे। कांग्रेस ने 1922 के अपने गया अधिवेशन में AITAC की स्थापना का स्वागत किया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया।
1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1927 में मद्रास के समुद्र तट पर सिंगारवेलु चेट्टी द्वारा आयोजित सभा में प्रथम मई/मजदूर दिवस मनाया गया। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत व्यापार संघों को वैध संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानून की व्याख्या की गई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत व्यापार संघों को वैध संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानून की व्याख्या की गई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत व्यापार संघों को वैध संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानून की व्याख्या की गई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत व्यापार संघों को वैध संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानून की व्याख्या की गई। 1926 में ट्रेड यूनियन एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत व्यापार संघों को वैध संगठन के रूप में मान्यता प्रदान की गई और उनके पंजीकरण संबंधी कानून की व्याख्या की गई। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन था। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन था। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। इस अधिनियम के तहत पंजीकृत होने वाला प्रथम यूनियन बॉम्बे टेक्सटाइल लेबर यूनियन थी। 1929 में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच और परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। 1929 में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच और परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। 1929 में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच और परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। 1929 में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवादों के समाधान हेतु जांच और परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। 1929 में सरकार ने श्रमिक विवाद अधिनियम पारित किया, जिसके तहत श्रमिक विवाद के समाधान हेतु जांच और परामर्श आयोग की स्थापना को अनिवार्य बना दिया गया। और रेलवे, डाक एवं विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। और रेलवे, डाक एवं विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। और रेलवे, डाक एवं विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं पर हड़ताल पर रोक लगा दी गई। और रेलवे, डाक एवं विद्युत जैसी सार्वजनिक सेवाओं में हड़ताल पर रोक लगा दी गई। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें से 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन और स्प्रेट शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिसमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन, स्प्रेटे शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन, स्प्रेट शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन, स्प्रेट शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन, स्प्रेट शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन, स्प्रेट शामिल थे। 1929 में मेरठ षड्यंत्र केस के तहत सरकार ने 32 श्रमिक नेताओं को गिरफ्तार किया, जिनमें 3 अंग्रेज ब्रैडले, हचिसन, स्प्रेट शामिल थे। वस्तुतः ये साम्यवादी विचारधारा के लोग 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 थे। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे, जब एक एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तब इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ। 1929 में जब एटक के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, तो इससे अलग होकर वीवी गिरी की अध्यक्षता में इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन का गठन हुआ।
1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन की स्थापना की, कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। 1947 में वल्लभ भाई पटेल ने इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, वल्लभ भाई पटेल इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। विभिन्न कारखाना आयोग एवं कानून, 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 विभिन्न कारखाना आयोग एवं कानून। प्रथम कारखाना आयोग 1875, 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 प्रथम कारखाना आयोग की सिफारिश पर प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1875 बना। प्रथम कारखाना आयोग की सिफारिश पर प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1875 बना। प्रथम कारखाना आयोग की सिफारिश पर प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1875 बना। प्रथम कारखाना आयोग की सिफारिश पर प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1875 बना। प्रथम कारखाना आयोग की सिफारिश पर प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1875 बना। इस समय वायसराय रिपन थे, इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। इस समय वायसराय रिपन थे, इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। इस समय वायसराय रिपन थे, इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। इस समय वायसराय रिपन थे, इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। इस समय वायसराय रिपन थे, इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। पहला, बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जाएगा। बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रमिकों पर सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष के बच्चों को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम के बच्चे को कार्य करने के घंटों को सीमित किया गया। 12 वर्ष के बच्चों को कार्य के घंटे को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चे को कार्य के घंटे को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य के घंटे को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य के घंटे को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य के घंटे को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों के कार्य के घंटों को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य करने के घंटों को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य करने के घंटों को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य करने के घंटों को सीमित किया गया। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य करने के घंटों को सीमित किया गया। प्रतिदिन 1 घंटा आराम और महीने में 4 दिन अवकाश का प्रावधान किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे आराम और महीने में 4 दिन का अवकाश का प्रावधान किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम और महीने में 4 दिन का अवकाश का प्रावधान किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम और महीने में 4 दिन के अवकाश का प्रावधान किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम और महीने में 4 दिन के अवकाश का प्रावधान किया गया। प्रथम कारखाना आयोग 1875, प्रथम कारखाना आयोग की सिफारिश पर प्रथम फैक्ट्री 1875 बना। इस समय वायसराय रिपन थे, इसके तहत निम्नलिखित प्रावधान बनाए गए। पहले, बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम के बच्चों को कार्य करने के घंटे को सीमित किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे आराम और महीने में 4 दिन के अवकाश का प्रावधान किया गया। बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चों को कारखाना में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम के बच्चे को कार्य करने के घंटे को सीमित किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे आराम और महीने में 4 दिन का अवकाश लाया गया। प्रथम कारखाना आयोग, प्रथम फैक्ट्री एक्ट 1875। बाल श्रमिकों की सुरक्षा पर बल देते हुए कहा गया कि 7 वर्ष से कम के बच्चे को कारखाने में नहीं लगाया जा सकता। 12 वर्ष से कम के बच्चे को कार्य करने के घंटे को सीमित किया गया। प्रतिदिन 1 घंटे का आराम और 2 महीने में 4 दिन के अवकाश का प्रावधान किया गया। दूसरा कारखाना आयोग 1884, दूसरा कारखाना आयोग 1884, दूसरा कारखाना आयोग 1884, दूसरा कारखाना आयोग 1884, दूसरा कारखाना आयोग 1884। इसकी सिफारिश पर दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 में बना। इसकी सिफारिश पर दूसरा कारखाना अधिनियम 1891 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 बना। इस समय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इस समय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इस समय वायसराय लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इस समय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। इस समय वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन थे। इस अधिनियम के निम्नलिखित प्रावधान थे। पहला,
बच्चों को कार्य करने की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष निर्धारित की गई। बच्चों के कार्य करने की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष निर्धारित की गई। बच्चों के कार्य करने की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष निर्धारित की गई। बच्चों के कार्य करने की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष निर्धारित की गई। बच्चों के कार्य करने की न्यूनतम उम्र 9 वर्ष निर्धारित की गई। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश तथा प्रतिदिन दोपहर में आधा घंटा अवकाश देने की बात कही गई। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश तथा प्रतिदिन दोपहर में आधा घंटा अवकाश देने की बात कही गई। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश तथा प्रतिदिन दोपहर में आधा घंटा अवकाश देने की बात कही गई। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश तथा प्रतिदिन दोपहर में आधा घंटा अवकाश देने की बात कही गई। प्रत्येक कर्मचारी के लिए सप्ताह में 1 दिन पूर्ण अवकाश तथा प्रतिदिन दोपहर में आधा घंटा अवकाश देने की बात कही गई। यह अधिनियम 50 या उससे अधिक कार्यरत श्रमिकों वाले कारखाने पर लागू किया गया। यह अधिनियम 50 या उससे अधिक कार्यरत श्रमिकों वाले कारखाने पर लागू किया गया। यह अधिनियम 50 या उससे अधिक कार्यरत श्रमिकों वाले कारखाने पर लागू किया गया। यह अधिनियम 50 या उससे अधिक कार्यरत श्रमिकों वाले कारखाने पर लागू किया गया। यह अधिनियम 50 या उससे अधिक कार्यरत श्रमिकों वाले कारखाने पर लागू किया गया। यह अधिनियम स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। उन्हें रात्रि में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। साथ ही दिन में 1.5 घंटे का अवकाश देने की बात कही गई। यह अधिनियम स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। उन्हें रात्रि में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। साथ ही दिन में 1.5 घंटा के अवकाश देने की बात कही गई। यह अधिनियम स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। उन्हें रात्रि में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। साथ ही दिन में 1.5 घंटे अवकाश देने की बात कही गई। यह अधिनियम स्त्रियों की स्थिति में सुधार से संबंधित था। उन्हें रात्रि में कार्य करने पर प्रतिबंध लगाया गया तथा कार्य अवधि 11 घंटे निर्धारित की गई। साथ ही दिन में 1.5 घंटे का अवकाश देने की बात कही गई। प्रथम कारखाना अधिनियम, प्रथम फैक्ट्री एक्ट, वायसराय रिपन। प्रथम कारखाना आयोग, प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन। प्रथम कारखाना आयोग, प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन। प्रथम कारखाना आयोग, प्रथम फैक्ट्री एक्ट रिपन। दूसरा कारखाना आयोग, दूसरा फैक्ट्री एक्ट, लॉर्ड लैंसडाउन। लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन रिपर, लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन रिपन, लैंसडाउन। हर हर महादेव।